हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पाहवा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए में अभी तक हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड फिनिश चैप्टर नंबर 5 ऑफ मॉड्यूल ए, जिसका नाम है आपका टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में हमें क्या पढ़ना है, टाइम सीरीज होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्टली। डेटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन accumulated एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप अपने डेटा को कैलकुलेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, टाइम है। ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज। A time series is a set of observations collected at successive points over successive periods। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है 2008, 2009 और 2010, और यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। लेट सपोज यहाँ पे हैं आपके 10,000, यहाँ पे हैं 15,000 और यहाँ पर हैं 18,000। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम सीरीज एक ऐसा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जहां पर सक्सेसिव पीरियड्स पे सक्सेसिव पॉइंट्स को एलोकेट किया जाता है। ये आपका क्या है, ये है आपका टाइम सीरीज का एक एग्जांपल। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अब टाइम सीरीज एनालिसिस जो है ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में फॉरकास्टिंग के लिए यूज की जाती है, जिसके बारे में अब हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है वेरिएशंस इन टाइम सीरीज की। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। वेरिएशंस का मतलब आपका क्या होता है, चेंजेस। अब जो आपका टाइम सीरीज है उसका जो डेटा है वो आपको एक ट्रेंड बताएगा, और वो ट्रेंड चेंज भी होता है बहुत बार। तो जब जब वो एक ट्रेंड को बताएगा या आपका एक पर्टिकुलर ट्रेंड चेंज होगा, वो कितने टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं 4 टाइप से। टाइप नंबर 1 है उसका सेकुलर ट्रेंड, सेकंड है आपका साइक्लिकल ट्रेंड, थर्ड है आपका सीजनल वेरिएशन, एंड लास्ट है आपका इरेगुलर वेरिएशन। अब हम इसे वन बाय वन पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके से हम सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन को समझ सकते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी किसकी, सेकुलर ट्रेंड की। तो सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है कि जो आपका चेंज होता है, जो आपका चेंज होता है पूरे ट्रेंड में, वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आता है। वो कब आता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आता है। तब तक जो आपका ट्रेंड रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि इन दिस फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन द चेंज कम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आपका ट्रेंड में चेंज आता है, अदरवाइज जो आपका ट्रेंड रहता है वो सेम रहता है। फ्रॉम ईयर टू ईयर देयर इज अ फ्लक्चुएशन। हर साल में छोटी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, बट वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड को ही फॉलो करता है। लेकिन एक स्टडी इंक्रीज आता है ट्रेंड में, मतलब एक बहुत ही लंबे समय के बाद एक स्टडी इंक्रीज आता है। वो जो आपका डेटा है वो अचानक से बढ़ता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं ईयर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। पहले जो हमारे स्टूडेंट्स पास हुए, लेट सपोज वो हैं 10,000, देन हुए हमारे 11,000, देन 12, 13,000, 14,000, एंड लास्ट में जाकर ये डायरेक्टली बन जाता है आपका 19,000। तो देखिए, अभी तक हम यही समझ रहे थे कि ईयर टू ईयर छोटी बहुत फ्लक्चुएशन तो है। हर साल कितने से बढ़ रहा था आपका डेटा, 1,000 से। बट एक स्टडी इंक्रीज आता है, एक अचानक से इंक्रीज आता है डेटा में।
2005 से 6 के बीच में आपके 5000 का इंक्रीज आया है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है आपका एग्जाम्पल सेक्युलर ट्रेंड का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन, जो कि है आपका साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में क्या होता है, ये इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल हम कह सकते हैं वो किसी भी हम बिजनेस को कह सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको बिजनेस साइकिल का एक ग्राफ बना के बताता हूँ मैं। जब भी आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो जीरो पे होता है, उसके बाद उसका एक ग्राफ इंक्रीज होता है, फिर वो नीचे जाता है, एंड फिर वो ऊपर जाता है। अब ये जो मैंने आपको ग्राफ बना के बताया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि आप इकोनॉमिक्स में समझते हैं, बट इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो आपकी फेज होती है किसी भी बिजनेस की, सबसे पहली फेज होती है आपकी इंट्रोडक्शन फेज। सबसे पहला क्या होता है आपका? इंट्रोडक्शन फेज। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाता है, तब होती है उसकी ग्रोथ। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी हो जाती है मैच्योरिटी स्टेज, एंड देन वो गिरने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसेशन। ये जो आपका सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं पीक। क्या कहते हैं इसे हम? पीक। इन जब सबसे नीचे हिट करता है आपका ये ग्राफ, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये भी होता है कि जब आपका रिसेशन एक बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, उसे भी हम डिप्रेशन कहते हैं। अब ये गिरना यहाँ से गिरना शुरू हुआ था ना आपका, तो यहाँ तक ये जो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, इसे हम कहते हैं रिकवरी स्टेज। यहाँ से यहाँ तक जो आपका ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसे हम कहते हैं रिकवरी स्टेज, एंड उसके बाद इसके ऊपर वाले स्टेज को हम दोबारा से कहते हैं क्या? ग्रोथ स्टेज। तो इससे मैं आपको ये जो मैंने आपको पूरा ग्राफ बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन बताई, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि एक बिजनेस जो होता है उसमें ये पर्टिकुलर साइकिल्स चलती रहती हैं। कभी तो वो ग्रोथ होगा, कभी उसका मैच्योरिटी लेवल आएगा, फिर एक टाइम के बाद वो गिरना शुरू होगा, फिर वो रिकवर करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल आपकी कौन सी फ्लक्चुएशन को दिखाता है? साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को। Most common example of cyclical fluctuation is business cycle. Over time, there are years when business cycle hits peak. अभी हमने बात की पीक की, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, above the trend line. There are also times when business activity slumps and hits a point below the trend line. सबसे below वाले पॉइंट को भी हिट किया था. Then, fluctuations in business activity occur many times and they have irregular periods and vary widely in amplitude from cycle to cycle. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो बहुत बार होती हैं, मल्टीपल टाइम्स होती हैं, और वो इरेगुलर पीरियड्स के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ 2 साल की आई है तो मैच्योरिटी भी 2 साल की आएगी, या फिर इस बार ग्रोथ 2 साल की आई है तो अगली बार भी जब ग्रोथ आएगी वो 2 साल की आएगी। ऐसा नहीं होता। तो यही चीज आपको बताया जा रहा है कि जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं वो बिजनेस में बहुत बार आती हैं, लेकिन वो इरेगुलर पीरियड के लिए होती है, और साइकिल टू साइकिल उनका टाइम वेरी करता है। Now, let's move on to the third type of variation in trends. तो जो आपकी थर्ड टाइप ऑफ वेरिएशन होती है उसे हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन। अब सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है? हमने बहुत बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो सीजन्स होते हैं हमारे, जैसे अगर हम बात करें, जो हमारे वूलन क्लॉथ्स हैं, क्या उनकी सेल्स समर में उतनी होगी जितनी उनकी सेल्स विंटर में होती है? ऑब्वियसली नहीं। इसके पीछे का सबसे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है उनकी यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या? उनका यूजेज। जब कोई चीज यूज में ही नहीं आती, जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं होती, तब उसका ट्रेंड बनना पॉसिबल है? नहीं है। यही चीज आपको बताता है कौन? सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन आपको ये कहता है कि आपको एक चेंज ऑफ पैटर्न दिखेगा एक ही साल के अंदर। जो आपको चेंज ऑफ पैटर्न दिखेगा वो एक ही साल के अंदर दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जनवरी की, फेब की, मार्च, अप्रैल, एंड उसके बाद हम जाते हैं नवंबर, दिसंबर। लेट सपोज एक
क्लॉथ्स की शॉप है, वहाँ पर हमने डेटा कलेक्ट किया कि कितनी स्वेटर्स सेल की गई। तो जैन में 1000 की गई, फेब में 1200 हुई, मार्च आते आते वो 800 हो गई, अप्रैल में 220 सिर्फ, एंड नवंबर में जैसे ही अगेन आपका विंटर सीजन आया तो ये 1000 पे गई, एंड दिसंबर में 2000 पे गई। इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि एक ही साल में डिफरेंट टाइम्स पे आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास अलग अलग सीजन्स हैं। अब अलग अलग सीजन्स होने की वजह से जो सेल्स होंगी वो अलग अलग सीजन पे वेरी करेंगी। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ चेंज विद इन अ ईयर, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ इस एक वर्ड पे विद इन अ ईयर पे ही आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग दिस वेरिएशन। यहाँ पर आपका एक ही साल के अंदर जो है पैटर्न का चेंज दिखता है आपको, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज आर रेगुलर पैटर्न्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। अब मुझे अगर जानना है कि मुझे अगले साल जनवरी में कितने स्वेटर्स मंगा के रखने हैं, तो मुझे एक आइडिया होगा कि मुझे अराउंड 1000 स्वेटर्स बना के रखने हैं। तो ये जो आपका सीजनल वेरिएशन होता है ये आपको फॉरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ वेरिएशन इन टाइम सीरीज, जो कि है आपका इरेगुलर वेरिएशन। अब इरेगुलर वेरिएशन आपसे क्या कहता है? इरेगुलर वेरिएशन कहता है कि देखिए, मेरा नाम ही इरेगुलर है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस कि आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ कॉफी, इसका जो सेल ऑफ कॉफी इन स्टारबक्स, सेल ऑफ कॉफी इन स्टारबक्स, या इसका इससे भी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सेल ऑफ पिज्जा बाय डोमिनोज। ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम एक बार कट कर देते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? क्या जो हमारे पिज्ज़ा की सेल है वो सीजन पे डिपेंड करती है? नहीं। क्या वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे डिपेंड करती है? नहीं। तो जो आपकी सेल ऑफ पिज्ज़ा होगी डोमिनोज के द्वारा, वो डिफाइन ही नहीं की जा सकती कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने सेल होगी। तो ये होता है आपका क्या? अनप्रिडिक्टेबल डेटा, जो कि किसी भी मैनर में चेंज हो सकता है, किसी भी रैंडम मैनर में चेंज हो सकता है। तो इस टाइप के वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर वेरिएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं हमारे वेरिएशंस को इन टाइम सीरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका ट्रेंड एनालिसिस। अभी तक हमने ये समझा कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड को कोई भी ग्राफ फॉलो करता है, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं विद द टाइम। अब हमें ये समझना है कि जो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, उस ट्रेंड को हमें स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, हमें वो ट्रेंड एनालिसिस करना क्यों है। तो उसके जो है मेन 3 रीजंस हैं कि हमें क्यों ट्रेंड को स्टडी करना चाहिए। रीजन नंबर 1 इज we will be able to describe historical patterns which will help us to evaluate the success of previous policies। इसका मतलब ये है कि हमने पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे, हमने जो पास्ट में पॉलिसीज बनाई थी, पास्ट के डेटा को हम जो उसके पैटर्न्स को स्टडी करके ये समझ पाएंगे कि क्या हमारी वो पॉलिसीज सक्सेस हुई या फेलियर हुई। नेक्स्ट जो रीजन है हमारा, वो ये है कि पास्ट ट्रेंड्स विल हेल्प अस टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता था कि 2022 में मैंने 10 टीवीज को सोल्ड किया, टीवी। 2023 में मैंने 20 को सोल्ड किया, देन 2024 में मैंने 30 को किया। तो 2025 में मेरे पास कितने टीवी होने चाहिए कि मैं सेल कर पाऊं? ऑब्वियसली आई विल ट्राई कि मेरे पास 40 टीवीज हो। क्यों? क्योंकि हर साल 10 टीवीज की डिमांड बढ़ रही है। हेंस द पास्ट ट्रेंड्स हेल्प अस टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर डिमांड्स, एंड इसीलिए आपका ट्रेंड एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो आपका थर्ड एंड लास्ट रीजन है ट्रेंड एनालिसिस करने का, वो ये है कि वी विल बी एबल टू सेपरेट द ट्रेंड कंपोनेंट एंड एलिमिनेट
इट फ्रॉम द सीरीज। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास क्या होता है, कई बार एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो होता है, बट उस ट्रेंड को हम बहुत इजीली फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने समझा था कि कौन से केस में, सीजनल फ्लक्चुएशन के केस में, कि एक ट्रेंड तो है। ट्रेंड क्या है कि जैसे ही सर्दी आएगी आपके स्वेटर्स ज्यादा बिकेंगे। लेकिन उस ट्रेंड को अगर हम एक ही बार में अपनी आंखों से देखें, क्या हम ये जज कर पाएंगे कि जैन में सेल ज्यादा थी, फेब में सेल ज्यादा थी, अचानक से मार्च आते आते और सितंबर तक ये जो सेल थी हमारी वो है ही नहीं स्वेटर्स की? तो ये तो हम एक ट्रेंड को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस है वो क्या करता है, ट्रेंड कंपोनेंट को अलग करता है और बाकी सीरीज को अलग करता है। इसीलिए भी हमारे पास जो ट्रेंड एनालिसिस है उसे समझना और पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जो आपके ट्रेंड एनालिसिस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास लीनियर मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। लीनियर मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस आपसे क्या कहता है कि आप एक इक्वेशन बनाइए एंड उस इक्वेशन के बेस पे आप पूरे ट्रेंड एनालिसिस को, आगे आने वाली वैल्यूज को एस्टिमेट करें। अब इसमें हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या होती है, वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब इसमें हमारे b की वैल्यू क्या होती है और a की वैल्यू क्या होती है, हमें वो समझना है। तो b की वैल्यू होती है आपके पास, b इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और a की आपके पास वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू होती है y बार के इक्वल्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल जिससे हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमें लीनियर मेथड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस को समझना है एंड इसकी इक्वेशंस से फॉरकास्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर स्लाइड में एंड लेते हैं एक एग्जांपल जहाँ पर आपके पास है, एक बार है टाइम। टाइम को हम डिनोट कर लेते हैं टी से। टाइम है आपका, लेट सपोज ओके, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। उसके बाद यहाँ पर है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वाई से। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर आपको यूज करना है वो ये यूज करना है, आपको निकालना है यहाँ पर मीन। किसका मीन आपको निकालना है, मीन आपको निकालना है इस टाइम का, टी का। तो वो आपका कैसे आएगा, इस पूरे को आप ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे किससे, एन से। तो आपका एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस पूरे का आप सम करके उसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपका क्या निकल कर आएगा, मीन। वो तो हमारा एक नॉर्मल मेथड होता है मीन का। लेकिन सिर्फ इस चैप्टर के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ मीन फाइंड करने का। वो क्या है, आपको एग्जैक्ट बीच का टाइम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से एक कट कीजिए, नीचे से कीजिए, यहाँ से एक कट 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 कीजिए। आपके पास एक वैल्यू बची 2004। तो 2004 आपका क्या बन जाएगा, मीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, मीन बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है टी माइनस एम की। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, टी माइनस एम की। तो 2001 माइनस 2004 कितना होता है आपके पास, -3। 2002 माइनस 2004 होता है -2। 2003 माइनस 2004 होता है -1। 2004 माइनस 2004 होता है 0। 2005 माइनस 2004 होता है 1। 2006 माइनस 2004 होता है 2। 2007 माइनस 2004 होता है आपके पास 3। अब हमें क्या करना है, ये t माइनस एम जो है ये आपका किसके इक्वल्स है, x के इक्वल्स है। ये किसके इक्वल्स है, आपका x के इक्वल्स है। अब आपको निकालना है x मल्टीप्लाई बाय y। तो 90 माइनस 3 कितना होता है,
माइनस 270। 100 इंटू माइनस टू कितना होता है? -200। 50 इंटू -1 कितना होता है? -50। 0 इंटू 90 कितना होगा? 0। 100 इंटू 80 इंटू 1 कितना होगा? 80। 70 इंटू 2 कितना होगा? 140। 60 इंटू 3 कितना होगा आपके पास? 180। अब आप इस पूरे को ऐड करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे? आप कैलकुलेटर पे जाइए, सबसे पहले आप जाइए कैलकुलेटर पे, वहाँ पे टाइप कीजिए 180 प्लस 140 प्लस 80 माइनस 50 माइनस 200 माइनस 270। तो ये आपको कितना देगा कैलकुलेटर पे? -120। उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए किसे? एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर आपका कैसे कैलकुलेट होगा? इस ये जो आपके पूरे कॉलम है इसका स्क्वायर करके। तो वो आप कैसे करेंगे? -3 इंटू -3 कितना होगा? 9। -2 इंटू -2 कितना होगा? 4। -1 इंटू -1 कितना होगा? 1। 0 इंटू 0 0। 1 इंटू 1 1। 2 इंटू 2 4। 3 इंटू 3 9। अब आप इस पूरे को कर देंगे ऐड, तो ये आपको कितना देगा? 28। अब आपको क्या करना है? इस y का भी मीन निकालना है। y का आप मीन कैसे निकालेंगे? इस पूरे को ऐड करके। तो आप कैलकुलेटर पे इन सबको ऐड कीजिए। 90 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60। तो ये आपको कितना देगा? 540। अब अगर आपको इसका मीन निकालना है तो आपको y बार कैसे निकलेगा? y बार आपका निकलेगा 540 डिवाइडेड बाय n। n कितना है? 7। तो y बार आपका कितना आएगा? 540 डिवाइडेड बाय 7, जो कि होता है 77.14 के इक्वल्स। अब देखिए, आपको आपकी इक्वेशन क्या थी? वो थी आपकी y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ठीक है, सॉरी, a प्लस बी एक्स थी आपकी इक्वेशन। क्या थी? y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हमने सीखा था। तो बी की वैल्यू आपकी निकलती है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से। वो कितना है? -120 डिवाइडेड बाय 28। तो आप कैलकुलेटर पे लीजिए, -120 डिवाइडेड बाय 28। ये आपको कितना देगा? ये आपको देगा 4.29। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए की वैल्यू निकलेगी वाई बार से। वाई बार आ रहा है आपका 77.14। तो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन में आप ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? वाई कैप इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है 77.14 प्लस, सॉरी ये आपका -4.29 है, प्लस बी इंटू एक्स। तो बी की वैल्यू क्या है? -4.29। तो ये आएगा आपका -4.29 एक्स। ये आपकी क्या हो गई? लाइन बन गई। अब इस लाइन का यूज़ हम कैसे करेंगे? इस लाइन का हम यूज़ करेंगे, लेट सपोज हमें एस्टिमेट करना है कि 2008 में कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास। तो उसके लिए वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कैलकुलेट क्या करना है? 2008 के स्टूडेंट्स। तो हम टी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2008। एक्स की वैल्यू कैसे आती है? टी माइनस एम से। तो टी है आपके पास 2008। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? एम की वैल्यू आई थी हमारे पास 2004। तो ये हो गई आपकी 2004 इज इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन में डाल देंगे। इक्वेशन आपकी क्या है? वाई कैप इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, 77.14 माइनस 4.29 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो ये कितना निकलेगा? 77.14 माइनस 4.29 इंटू 4 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 17.16। तो ये जो आपको वैल्यू देगा फाइनल, वो देगा 59.98, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स होता है आपके किसके? 60 के। तो अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं इन 2008, तो वो कितने निकल कर आएंगे हमारे पास? 60 निकल कर आएंगे। सिमिलरली आप
2008 की जगह 2009 ट्राई कर सकते हैं, 2010 ट्राई कर सकते हैं। एंड ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इस टाइप का एक एग्जाम्पल पूरी तरीके से सॉल्व भी कर लिया है। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें हम ये समझ रहे थे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे रिग्रेशन इक्वेशन नहीं, किस तरीके से हम अपनी ट्रेंड लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास एन जो है इवन हो, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू थी 7। अब अगर यहाँ पर आपके एन की वैल्यू 8 होती तो उस केस में आप किस तरीके से ट्रेंड लाइन को कैलकुलेट करते, उसे हमें समझना है। तो उस केस में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं टाइम। हाँ, ओके। यहाँ पर हम लेते हैं टाइम को, जिसे हम डिनोट करेंगे टी के साथ। उसके बाद हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल क्रिएट करते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। हम यहाँ पर ले लेते हैं अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें हम डिनोट किससे कर रहे हैं, वाई से कर रहे हैं। वो हैं लेट सपोज 50, 70, 60, 90, 20 और 30। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मीन निकालते हैं। तो इसमें हमने क्या, एक मेथड तो हमें पता है, सिंपल वाला मेथड कि इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय एन कर दो। एन आपका कितना है, एन है यहाँ पर आपका 6। लेकिन हमने इस चैप्टर के लिए एक और मेथड सीखा है कि हमें बिल्कुल बीच वाले टाइम को निकालना है, तो हम ऊपर नीचे से एक एक कट करके भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपने इसे कट किया तो यहाँ से नीचे वाला कट हो गया, इसे किया तो ये होगा। अब दिक्कत ये है, अगर आपने इसे कट कर दिया तो ये भी कट हो जाएगा, तो बीच वाली वैल्यू तो आपको मिली ही नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। और इसका मीन कैसे निकलेगा, 2003 प्लस 2004 डिवाइडेड बाई 2, और जो कि आपके पास बहुत ईजिली आ जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई आपके पास 2003.5। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, m की। अब हमें कैलकुलेट करना था t माइनस एम को कैलकुलेट करना था। t माइनस एम हमें देगा यहाँ पर c। यहाँ पर हमें t माइनस एम क्या दे रहा था, यहाँ पर हमें t माइनस एम दे रहा था x, लेकिन यहाँ पर हमें t माइनस एम क्या देगा, c। ये कैलकुलेट करने का तरीका है, क्यों वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2001 माइनस 2003.5 करेंगे तो ये आपको कितना देगा, -2.5। यही दिक्कत है, वहां पर हमारे पास डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा था जब हमारे पास ऑड आइटम्स थी, लेकिन इवन होने की वजह से जो आपका t माइनस एम है वो आपको -2.5 दे रहा है। इसलिए अभी हमने x कैलकुलेट नहीं किया, x को कैलकुलेट करने का तरीका भी अभी आपको हम बताएंगे। 2002 माइनस 2003.5 ये कितना होता है, -1.5। 2003 माइनस 2003.5 -0.5। 2004 माइनस 2003.5 0.5। 2005 माइनस 2003.5 1.5। 2006 माइनस 2003.5 ये होता है आपका 2.5। अब x किस तरीके से निकलता है आपका, x निकलता है आपका 2 इंटू सी। तो 2 इंटू सी अगर आप करेंगे उससे आपका x निकलेगा। तो इसे, इस पूरे कॉलम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। -2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 -5, -1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3, -0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 5। इससे हमने क्या किया, x को हमने अगर x को हमें क्या चाहिए था, हम x चाहते थे कि वो डेसिमल में ना आए, तो हमने t माइनस एम को c निकाला और c को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, उससे हमें मिला x। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई को कैलकुलेट करेंगे। एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होगा, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो 50 मल्टीप्लाई बाय -5 वो होता है आपका -250। 70 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर माइनस के साइन नहीं लगे, 70 मल्टीप्लाई बाय -3 वो होता है आपका -210। 60 मल्टीप्लाई बाय -1 ये होगा आपका -60। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 90। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका निकल कर आएगा 60। एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 5 निकल कर आएगा 150। इस पूरे को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
150 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 60 माइनस 210 माइनस 250, तो ये आपको वैल्यू देगा -220। और आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था एक्स स्क्वायर। वो कैसे निकलेगा? -5 मल्टीप्लाई बाय -5 25, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 9, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 25 इंटू 25 होता है आपके पास, सॉरी 5 इंटू 5 होता है 25। तो ये आपको कितनी वे आंसर देगा? ये आपको आंसर देगा 70। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स की वैल्यू। तो बी कैसे निकलता है आपका? बी निकलता है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से। वो कैसे निकलेगा? वो हमारा निकलेगा -220 डिवाइडेड बाय 70 से। तो -220 डिवाइडेड बाय 70, ये आपको कितना देगा? ये आपको देगा माइनस का 3.14। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए की वैल्यू निकलेगी वाई बार से। वाई बार की वैल्यू क्या होगी? वाई बार की वैल्यू होगी समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। तो हम समेशन ऑफ वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ वाई 50 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 20 प्लस 30, ये आपको देगा 320। तो वाई बार कैसे निकलेगा? वाई बार निकलेगा समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, यानी 320 डिवाइडेड बाय 6। तो इसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 53.33। तो आपके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 53.33। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? 53.33 माइनस 3.14x। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि लेट सपोज 2012 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो आपके टी की वैल्यू क्या होगी? 2012। सी की वैल्यू आपकी क्या होगी? टी माइनस एम। टी है आपका 2012 माइनस एम आपका कितना है? एम है आपका 2003.5। तो ये हो गया आपका 2003.5। ये आपको कितना देगा? 2012 माइनस 2003.5, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 8.5। तो x क्या होता है आपका? 2 इंटू सी, वो होगा आपके पास 2 इंटू 8.5, जो कि निकल कर आएगा 17। अब आप y कैप में इसकी वैल्यू डाल देंगे 53.33 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 17, एंड इससे आपके पास आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके 2012 में। ये हमने दो एग्जाम्पल्स से क्या समझा कि किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, अपनी ट्रेंड लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ऑड केसेस में आप कैसे करेंगे और इवन केसेस में आप कैसे करेंगे। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका पैराबोलिक मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आपका मेथड कौन सा है? पैराबोलिक मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें यही समझनी है कि पैराबोलिक के केस में आपकी इक्वेशन क्या होती है। तो वो इक्वेशन आपके पास बनती है वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें जो स्क्वायर लगा है वो सिर्फ एक्स के ऊपर लगा है। अब यहाँ पर आप ए बी और सी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो आप ए को कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पर बी को कैलकुलेट करते हैं। बी को हम कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से। सेम वही मेथड जो हम वहां पर यूज करते थे। ए और सी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। वो दो इक्वेशंस क्या हैं? समेशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए एन प्लस
सी मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास वो है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स की पावर 4। इन तीन वैल्यूज का इन तीन इक्वेशंस का यूज करके आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड उसे आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे टू कैलकुलेट योर आंसर। अब यहाँ पर हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस, टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, टाइम ले लेते हैं हमारा, जिसे हम टी से डिनोट करेंगे। दूसरा हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली वाई से डिनोट कर लेते हैं। लाइन को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डायरेक्टली इस बार वाई से डिनोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना x इज इक्वल्स टू टी माइनस एम से कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फिर से लाइन गलत हो गई है। ओके, तो टी लेट सपोज हमारे पास है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो हैं लेट सपोज 20, 40, 30, 50, 90, 70, 80। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालना है, एम। तो एम हम कैसे निकालेंगे, ऊपर से एक काटा नीचे से एक, फिर से ऊपर से एक, फिर नीचे से एक, फिर ऊपर से एक, नीचे से एक। तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, एम की वैल्यू आ गई आपके पास 2004। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है यहाँ पर 7। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस एम। टी की वैल्यू है 2001, एम की वैल्यू है 2004। तो 2001 माइनस 2004 कितना होगा, -3 2002 माइनस 2004 -2, 2003 माइनस 2004 -1, 2004 माइनस 2004 0, 2005 माइनस 2004 1, 2006 माइनस 2004 2, 2007 माइनस 2004 3। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, x मल्टीप्लाई बाय वाई को। तो वो कैसे आएगा, 20 × -3 होता है -60, 40 × -2 कितना होगा -80, 30 × -1 होगा -30, 0 × 50 0, 90 × 1 90, 70 × 2 140, 80 × 3 240। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को। इस पूरे का हमें सम भी लेना है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इसका सम को ऐड करते हैं। तो आप कैलकुलेटर पे जाइए, वहाँ पे आप लीजिए 90 प्लस 140 प्लस 240 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 30। तो ये आपको क्या देगा, 300। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपके पास एक्स की वैल्यू है, आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर करेंगे, वो कितना निकल कर आएगा, -3 × -3 कितना होगा 9, -2 × -2 कितना होगा आपके पास 4, -1 × -1 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9। इस पूरे को आप ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 28। अब आप देखिए, आपको बी कैलकुलेट करना था, तो बी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू तो आ जाएगी। ए और सी के लिए आपको दो इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है। पहली है आपकी समेशन वाई, आपको समेशन वाई भी कैलकुलेट करना होगा। देखिए, समेशन एक्स स्क्वायर आप कर चुके हैं, समेशन एक्स स्क्वायर आप कर चुके हैं। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, समेशन वाई कैलकुलेट करना है। एक एन आपको पता ही है, और समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, समेशन एक्स की पावर 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे क्या, समेशन वाई। वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 80। ये आपको कितना देगा, आई गेस कुछ रॉन्ग हो गया मुझसे कैलकुलेटर पे, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 90 प्लस
70 प्लस 80, ये आपको देगा 380। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना था एक्स स्क्वायर वाई। तो आप वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 ये होगा आपका 180। 40 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होगा आपका 160। 30 मल्टीप्लाई बाय 1 ये होगा 30। 50 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा 0। 90 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा आपका 90। 70 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा आपका 280। 80 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा आपका 720। इस पूरे को अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो वो आप करेंगे 180 प्लस 160 प्लस 30 प्लस 90, जस्ट अ सेकेंड, 180 प्लस 160 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 280 प्लस 720। तो ये आपको देगा 1460। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, x की पावर 4 का समेशन। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो वो आपको देगा 81। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 देखिए x की पावर 4 का सिंपल सा मतलब क्या होता है, x x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x अपने आप से ही 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, वो आपको देगा 81। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आपको कितना देगा 16। -1 को आप कितनी भी बार उससे मल्टीप्लाई करें वो तो आपको 1 ही देगा। 0 अभी आपको 0 देगा। 1 को आप कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करें वो आपको 1 देगा। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू ये आपको देगा 16। सिमिलरली 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ये आपको देगा 81। अब इस पूरे को करना है आपको ऐड, तो वो आपको कितना आएगा, वो आएगा 81 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 81, ये आपको देगा 196। तो आपकी जो इक्वेशंस बनी वो क्या बनी आपकी, सबसे पहले आपको बी कैलकुलेट करना है। बी किस तरीके से कैलकुलेट होगा आपका, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। उसे हम यहाँ से डायरेक्टली पिक करेंगे, वो है कितना 300 डिवाइडेड बाय 28। तो 300 डिवाइडेड बाय 28 जो कि आपको देगा 10.71। उसके बाद आपको दो इक्वेशंस का यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस का यूज़ करना है। पहली इक्वेशन है समेशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए एन प्लस सी मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें आप समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वो आपका कितना है 380। वो आपका कितना है 380। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन जो है हमारे पास 7 है, तो ए इंटू 7 प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है आपके पास 28। तो जो पहली इक्वेशन बनी हमारे पास वो बनी 7a प्लस 28c इज इक्वल्स टू 380। एक और इक्वेशन है हमारे पास, वो कौन सी इक्वेशन है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर वाई क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई है आपके पास 1460। तो 1460 इज इक्वल्स टू 28a प्लस 196c प्लस 196c। तो आपके पास जो दूसरी इक्वेशन आ गई वो कितनी आ गई, 28a प्लस 196c इज इक्वल्स टू 1460। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास 28a है और यहाँ पर आपके पास क्या है 7a। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 28a बन जाएगा। तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। वो कैसे करेंगे? 4 ब्रैकेट के अंदर 7a प्लस 28c इज इक्वल्स टू 4 इंटू 380। ये आपको कितना देगा? 28a प्लस 4 इंटू 28, 4 इंटू 28 ये होता है आपका 112। 112c इज इक्वल्स टू 4 इंटू 380, इसने आपको दिया 1520। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर दीजिए माइनस। इक्वेशन 1 में से जस्ट अ सेकेंड, आप इक्वेशन 2 में से, हाँ सॉरी, आप इक्वेशन 2 में से कर दीजिए इक्वेशन 1 को माइनस। तो वो कितना होगा आपके पास? वो होगा 28a प्लस 196c माइनस 28a प्लस 112c इज इक्वल्स टू 1460 माइनस 1520। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 28a से 28 कैंसिल, बाहर माइनस का साइन लगा है, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन लगा है, तो इसे आप माइनस का साइन करेंगे बाहर आएगा। तो ये कितना होगा? 196c माइनस 112c इज इक्वल्स टू 1460 माइनस 1520। ये आपको कितना देगा? माइनस का 60। तो 196 माइनस 112 ये कितना होता है? ये होता है आपके पास 84। तो 84c इज इक्वल्स टू माइनस 60 निकल आएगा। इससे आप c की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा 60 डिवाइडेड बाय 84। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको कितना देगा? 60 डिवाइडेड बाय 84, उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.71। अब आप इस c की वैल्यू को उठा के कौन सी इक्वेशन में डाल दीजिए? आप इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन 1 में। उसके आपको क्या मिल जाएगी? उससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए 112 मल्टीप्लाई बाय सी है, आप सी की जगह रख दीजिए 0.71 को। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक नई स्लाइड ही ऐड करके आपको बता देता हूँ ये। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, सो हाँ, हम यहाँ पर सी को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? ए को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम कैलकुलेट करेंगे 28a प्लस 112c है, तो प्लस 112 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू थी 0.71 इज इक्वल्स टू है 1520, इज इक्वल्स टू 1520। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? 28a प्लस 112 मल्टीप्लाई बाय 0.71, ये आपको देगा 79.52 इज इक्वल्स टू 1520। 28a कैसे निकलेगा? 28a इज इक्वल्स टू 1520 माइनस 79.52। इससे आपकी वैल्यू क्या आएगी? राइट हैंड साइड में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सॉरी, प्लस 1440.48। तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1440 डिवाइडेड बाय 48, सॉरी 1440.48 डिवाइडेड बाय 28। तो ये आपको देगा 51.45। तो अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू है आपके पास 51.45, सी की वैल्यू है आपके पास 0.71, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? बी की वैल्यू है आपके पास 10.71। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। वो आपका कितना है? ए की वैल्यू है आपके पास वाई कैप इज इक्वल्स टू 51.45 प्लस 10.71 एक्स प्लस 0.71 मल्टीप्लाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आपको
लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास डेटा कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट था, 2007 तक। अब आपको कैलकुलेट करना है कि 2010 में कितने आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो वो आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में। x कैसे निकलेगा, t की वैल्यू हो गई आपके पास 2010, x कैसे निकलता है, t माइनस m, वो है आपका 2010 माइनस 2004। तो आप x की वैल्यू 6 को इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पैराबोलिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट अवर ट्रेंड। एंड नाउ इसी के साथ हमारा जो आज का ये सेशन होता है यहीं पर एंड होता है। अभी इस चैप्टर में हमारे पास 3 मेथड्स और बचे हैं जिसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे एंड उसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होगा। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं एंड बाकी के जो आपके 3 मेथड्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।